क्या हो अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए और मैं कुछ ड्रास्टिक कर बैठूं? क्या वो कहीं ज्यादा बुरा नहीं होगा? जैसे ही मैं ड्रास्टिक शब्द का इस्तेमाल करता हूं, कमरा तुरंत टेंस हो जाता है। मैं ब्री की तरफ मुड़ता हूं। क्या बात है, तुम्हें तो पूरा यकीन था ना कि मैंने चीटिंग की है। बेट लगाने से डर गई? ऑफ कोर्स नॉट, वो झल्लाते हुए कहती है। मेरा चैलेंज उसकी दुखती रग पर हाथ रख देता है और वो तुरंत बेट ले लेती है। वो आग बबूला होकर टीचर की तरफ मुड़ती है। मैं अपना फ्यूचर दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं। हर कोई जानता है कि आर्यन की ग्रेड्स कैसे हैं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूं उसने चीटिंग की है। बिना लड़ी एग्जाम फिर से देने की मेरी हिचकिचाहट बीआई को और भी यकीन दिला देती है कि मैं कुछ छिपा रहा हूं। वो टीचर से कहती है, लेकिन अगर यह साबित हो जाता है कि आर्यन ने चीटिंग की है तो उसे भी निकाल दिया जाना चाहिए। मैं उसके जैसे इंसान के साथ स्कूल शेयर करने से इनकार करती हूं। डील? इससे पहले कि टीचर कुछ कह पाती, मैं मान जाता हूं। टीचर फिर अनाउंस करती हैं, आर्यन, क्लास के बाद मुझे ऑफिस में मिलना। इसके साथ ही वो बाहर चली जाती है। नेहा मुझे पूरी उम्मीद के साथ देखती है। तमाशा शुरू होने का इंतजार कर रही है। रिया मुझे घूरती है। स्टंट है कि मैंने एक्सपल्शन की बात रखी। वो अपनी आवाज नीची करती है। आर्यन, क्या तुम श्योर हो? अगर उन्होंने तय किया कि तुमने चीटिंग की है तो तुम यहां से बाहर हो जाओगे। वो कहीं ज्यादा एम्बैरेसिंग है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जाकर टीचर से माफी मांग लेती। एक मंथली एग्जाम इसके लायक नहीं है। अगर तुम सच में माफी मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी बात भी कह सकती हूं। वैसे भी तुम मुझे हराना चाहते थे। तुमने मुझे पहले ही 10 किलोमीटर दौड़ते हुए देख लिया है। मैं इस बात को जाने दे सकती हूं। वो केयरिंग होने का नाटक करती है, लेकिन मैं बस उसकी तरफ देखता हूं। वो मुझे कुछ दिनों से कोल्ड शोल्डर दे रही है, डिस्टेंट और अनटचेबल बर्ताव कर रही है, और अब वो यहां एक कंसर्न फ्रेंड होने का नाटक कर रही है। मैं स्माइल करता हूं। तुम्हें भी लगता है कि मैंने चीटिंग की है ना? इसीलिए तुम यहां खड़ी होकर ये छोटा सा परफॉर्मेंस दे रही हो। मुझे लेक्चर देने की बजाय तुम जाकर नेहा से बात क्यों नहीं करती? वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड है। आखिरकार भले ही शोर शराबी मचा रही हो, लेकिन कबीर बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है। वो बस अपने उस जेंटल हार्मलेस एक्ट के पीछे छिपता है। मैं ये नाटक नहीं करने वाला कि इन सब का उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी पिछली जिंदगी में अच्छे से जानता था कि कबीर किस तरह का इंसान है। मैंने सब देखा था। हर बार जब रिया और मेरे बीच चीजें खराब होती थी, वो भी साइडलाइन से मजे लेने के लिए वहीं मौजूद रहता था। रिया का इरादा अच्छा था, लेकिन मुझे उसी के मुंह पर बात मारते देख उसका एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाता है। मैं ये तुम्हारे ही भले के लिए कर रही हूं, क्या तुम ये नहीं देख सकते? मेरे भले के लिए? मैं उसे क्यूरियोसिटी के साथ देखता हूं। क्या बात है, वेटिंग टेबल्स का काम ठीक नहीं चल रहा है क्या? वापस मेरे पैसों पर पलने आ रही हो? मेरे पैसों पर पलने की बात सुनकर रिया का चेहरा डार्क हो जाता है। वो कुछ नहीं कहती। उसका जबड़ा टाइट हो जाता है। आजकल उसकी पार्ट टाइम जॉब पर चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। उसकी स्कूल की पढ़ाई पहले ही उसे बहुत बिजी रखती है और स्टूडेंट काउंसिल उस पर और भी बोझ डाल देती है। वो हर रात देर से घर पहुंचती है और जो पैसे मिलते हैं उनसे मुश्किल से कुछ कवर हो पाता है। मैंने उसे एक ऐसे लाइफस्टाइल की आदत डाल दी थी जिसे वो अपने दम पर सस्टेन नहीं कर सकती। अब उसे पता चल रहा है कि लग्जरी से अचानक कुछ भी ना होने पर कितनी ब्रूटल सच्चाई का सामना करना पड़ता है, और खास तौर पर मेरी वजह से। उसे लगा कि मैं बस एक अमीर लड़के के नखरे दिखा रहा हूं। कुछ दिनों के लिए उसकी जिंदगी मुश्किल बनाया हूं, लेकिन अब कुछ अजीब लग रहा है। मैंने उसके पीछे भागना पूरी तरह से बंद कर दिया है। पहले वो मेरे साथ चाहे कितना भी बुरा बर्ताव क्यों ना करती, मैं हमेशा उसके पास गिड़गिड़ाते हुए वापस आ जाता था। वो बस खामोश रहती है, कोई जवाब नहीं। मैं स्माइल करता हूं। क्या तुम अभी भी इंतजार कर रही हो कि मैं कुछ दिनों तक नखरे दिखाऊं और फिर सब कुछ ठीक करने के लिए तुम्हारे पास गिड़गिड़ाते हुए वापस आऊं? मैं असल में समझता हूं। मुझे भी पानी की तरह पैसे बहाने की आदत थी जब मुझे बिना किसी चीज के घर से बाहर निकाल दिया गया था। उन दिनों ने एक ऐसा निशान छोड़ा है जिसे मैं भूल नहीं सकता। अगर तुमने हमेशा तंगी में जिंदगी गुजारी है तो शायद ये बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन जब तुमने आराम के सिवा कुछ ना देखा हो और फिर वो सब तुमसे छीन लिया जाए तो वो दर्द बिल्कुल अलग होता है। तब मैं हर रात बिस्तर पर लेटकर बस सपने देखता था। सपने की रिया को अचानक से अपनी गलती का एहसास होगा। वो रियलाइज करेगी कि मैं इनोसेंट था और मुझे ढूंढने आएगी, कि वो मुझे वापस ले लेगी। लेकिन मैंने इंतजार किया और इंतजार किया और ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरे मरने के दिन तक नहीं। मुझे उस पर यकीन था, और बदले में मुझे क्या मिला? उसकी किसी और से शादी की खबर, और फिर ये सच्चाई कि उसने शुरू से ही मुझे फंसाया था। रिया के देना अब आसान नहीं है। आखिरकार मैंने लंबे वक्त तक उसे सपोर्ट किया था। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, रिया अपने होंठ भींचते हुए कहती है। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हें कंफर्ट करने वापस आऊंगी तो तुम सपने देख रही हो। अगर तुम मुझे वापस चाहती हो तो भीख मांगो। शायद अगर मुझे तुम पर काफी तरस आ जाए तो मैं थोड़ा काइंड हो जाऊं, तुम्हें कुछ कैश दे दूं।
मैं स्माइल के साथ ही बात कहता हूं, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह से बर्फ की तरह ठंडा महसूस कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि अगर वो गिड़गिड़ाएगी तो मैं सच में उसे माफ कर दूंगा, लेकिन मैं उसे ऐसा करते हुए देखना चाहता हूं। रिया घुटनों के बल डेस्परेट, वो हमेशा से बहुत प्राउड रही है। मैं उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने मेरी पिछली जिंदगी में मुझे बर्बाद कर दिया था। इस बार मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, इसलिए मैं उसे बस इतनी उम्मीद दूंगा कि वो चलती रहे। नॉट अ चांस। रिया कोल्ड टोन में कहती है। वो मुड़ जाती है और मेरी तरफ दोबारा नहीं देखती। मुझे कोई जल्दी नहीं है। क्लास के बाद मैं टीचर्स ऑफिस की तरफ जाता हूँ। होम रूम टीचर के अलावा वहां डीन ऑफ स्टूडेंट्स भी हैं। साथ ही हमारे साल के 2 और टीचर्स भी हैं। उन्होंने क्वेश्चंस का एक नया सेट तैयार किया है। जब मैं खत्म करता हूं तो टीचर्स मिलकर उसे ग्रेड करते हैं। वर्डिक्ट आ चुका है। मेरा स्कोर सच में बहुत अच्छा है। इस बात का सबूत कि मैंने मंथली एग्जाम में चीटिंग नहीं की थी। टीचर सरप्राइज लग रही हैं। तुमने साफ तौर पर चीटिंग नहीं की है, लेकिन तुम्हारे ग्रेड्स पहले इतने खराब क्यों थे? मैं सोचता हूं कि मैं रिया को लेकर कितना खोया हुआ था। मैं इम्मेच्योर था। मैंने अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया था। हाल ही में हमें घर पर एक नया ट्यूटर मिला है और रिजल्ट्स काफी क्लियर है। शायद सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं कि यह वक्त कितना कीमती है, जिन्होंने सच में स्कूल को पीछे छोड़ दिया हो। स्कूल उन कुछ जगहों में से एक है जहां असल में मेहनत का फल मिलता है। उन गेट्स के बाहर कदम रखो और दुनिया तुम्हें दिखाती है कि वो कितनी ब्रूटल हो सकती है। मैं क्लासरूम में वापस आता हूं। होम रूम टीचर और डीन रिजल्ट अनाउंस करने के लिए एक साथ अंदर आते हैं। एक बार ये कंफर्म हो जाने के बाद कि मैंने चीटिंग नहीं की, ब्राई के चेहरे पर प्योर पैनिक छा जाता है। ये कैसे मुमकिन है? उसने चीटिंग कैसे नहीं की? टीचर का एक्सप्रेशन स्टोन कोल्ड है। इस क्लास का एटीट्यूड एक रियल प्रॉब्लम बन गया है। क्लासमेट्स को एक दूसरे को ऊपर उठाना चाहिए। किसी ऐसे इंसान के बारे में कंक्लूजन्स पर जंप करना जिसने इंप्रूव किया है, सबसे बुरा ब्लो है जो तुम उन्हें दे सकते हो। मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसे एक लेसन की तरह लेगा। मैं बी की तरफ देखता हूं। तुमने कहा था कि अगर मैं इनोसेंट साबित हुआ तो तुम स्कूल छोड़ दोगी। तुम अपनी बात से मुकर तो नहीं रही हो ना? नेहा हकलाती है। मैं तो तुम पीछे हट रही हो। लगता है कुछ लोगों की बातों पर सच में यकीन नहीं किया जा सकता। इस मामले में ऐसी बीट्स मत लगाओ जिन्हें तुम पूरा नहीं कर सकती। आर्यन कबीर अब बीच बचाव करने आ गया है, क्योंकि उसकी दोस्त मुश्किल में है। हम सब क्लासमेट्स हैं, बात को इतना आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बी बस तुम्हारी फिक्र कर रही थी। उसे डर था कि तुम कहीं गलत रास्ते पर ना चले जाओ। उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, बस उसे एक और चांस दे दो। जैसे ही रम बोलता है, दूसरे स्टूडेंट्स भी बीच में बोलने लगते हैं, या एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही हार्श है। मैं स्माइल करता हूं उन सब चेहरों को देखते हुए जो ओपिनियंस बनाने में इतनी तेज हैं, जिनकी उन्हें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। वो सच में कबीर की बात मान रहे हैं। वो जो कहता है वही होता है। मैं कबीर की तरफ मुड़ता हूं। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है तो तुम उसकी जगह स्कूल क्यों नहीं छोड़ देते? तुम कबीर के होंठ टाइट हो जाते हैं। आंखें मुझ पर फिक्स हैं और कुछ ही पलों में उसकी आंखें ऐसे भर आती हैं जैसे मैं ही उसे बुली कर रहा हूं। बाकी की क्लास तुरंत मेरे खिलाफ हो जाती है। नेहा ही थी जो तुम्हारे पीछे पड़ी थी, कबीर नहीं। तुम कबीर को इसमें क्यों घसीट रहे हो? ब्रायन तो असल में तुम्हारे लिए बोल रहा है। तुम्हें पता है ना वो हर स्टूडेंट को एक जैसा ट्रीट करता है। अब हर कोई मेरे खिलाफ है। मैं स्माइल करता हूं। सबको एक जैसा ट्रीट करता है? मैं ऐसा नहीं कहूंगा। अगर आज मुझे स्कूल से निकाला जा रहा होता तो क्या तुमने मेरे डिफेंस में एक भी शब्द कहा होता? ऑफ कोर्स मैं कहता। कबीर कहता है, मैंने हमेशा लोगों से कहा है कि वो तुम्हारे साथ थोड़े काइंड रहें। मैं उसका ये नाटक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बीई की तरफ मुड़ता हूं। फाइन, तुम्हें स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि तुम्हारी बातों की क्या कीमत है। तो कैसा रहेगा अगर तुम इसकी जगह 20 किलोमीटर दौड़ो? नेहा मुझे हॉरिफाइड होकर घूरती है। 20 किलोमीटर? क्या वो उसे मार डालना चाहता है? उसमें एथलेटिक एबिलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर तुम ये नहीं कर सकती तो अपना बैग पैक कर लो। मैं स्कॉफ करता हूं और वापस बैठ जाता हूं। ईमानदारी से कहूं तो नेहा रुकती है या जाती है, इससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसे कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ी तो सबको लगेगा कि मैं एक फेयर गेम हूं। उसे कुछ तो कीमत चुकानी होगी। फाइन, मैं दौड़ूंगी, नेहा छल्लाते हुए कहती है। सिर्फ दौड़ना नहीं। मैं कहता हूं दौड़ते वक्त तुम जोर जोर से चिल्लाकर अपनी माफी भी मांगोगी कि तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने कभी चीटिंग नहीं की। पूरे स्कूल को पता चलने दो कि तुमने क्या किया है। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तुम उसे पूरे स्कूल के सामने खुद को ह्यूमिलिएट करने पर मजबूर कर रहे हो। उसने मेरे साथ जो किया उसके मुकाबले में कहूंगा कि मैं काफी मेहरबान हो रहा हूं।
क्लास के बाद भी अपने 20 किलोमीटर दौड़ने जाती है। स्कूल में अपनी जगह बचाए रखने की कीमत। उसके पास कोई चॉइस नहीं है। मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं वहीं सीढ़ियों पर बैठ जाता हूं, हर लैप को देखते हुए। मेरा उसे आसानी से छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। उसका स्टैमिना रिया के आसपास भी नहीं है। वो धीरे धीरे दौड़ती है और हर लैप पर अपनी माफी चिल्लाने से ये और भी मुश्किल हो जाता है। कुछ ही देर में वो बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाती है। कबीर चलकर मेरे पास आता है। आर्यन, बड़ी जानती है कि वो गलत थी। इस बार जाने दो। वो रिया जैसी नहीं है। उसमें इतना स्टैमिना नहीं है। 20 किलोमीटर उसकी जान ले सकता है। तो तुम्हारी कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारे रूमर्स मुझे किसी और बुरे कदम की तरफ धकेल देते तो वो मेरी प्रॉब्लम होती। लेकिन तुम ठीक हो। कबीर कहता है तुम ऐसा कुछ करने वाली इंसान नहीं हो। मैं कबीर की तरफ देखता हूं। दोपहर की रोशनी पीछे से उस पर पड़ रही है। उसका आधा चेहरा अंधेरी में है, जिसे पढ़ पाना नामुमकिन है। वो हल्की सी सुपीरियोरिटी वाली हवा। मुझे याद है, मरने से ठीक पहले कबीर ने मुझे खास तौर पर यह बताने के लिए कॉल किया था। रिया ने जो किया उसमें उसका हाथ था या नहीं, मैं अभी भी श्योर नहीं हूं। लेकिन उसे पता था। उसे सब कुछ पता था। उन दोनों ने मिलकर मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया और अब उसमें यहां खड़े होकर मुझे लाइन से बाहर बताने की हिम्मत है। तुम में काफी हिम्मत है। तुम कब तक ये हार्मलेस नाइस गाय वाला नाटक जारी रखने का प्लान कर रहे हो? तुम्हें सच में लगता है कि मैं बाकी सबकी तरह लाइन में लग जाऊंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा? अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो जाओ और उसकी जगह दौड़ो, वरना बोलना बंद करो। कबीर को सुनता देख रिया बीच में आ जाती है। आर्यन, बस बहुत हुआ। कबीर बस तुम्हें वार्न करने की कोशिश कर रहा था। अगर कुछ गलत होता है तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मैं ऊपर उसकी तरफ देखता हूं। ये क्या है? अपने हीरो को बचा रही हो। राया की तरफ देखता है कि वो कितनी अपसेट लग रही है और उसके घर के हालातों को लेकर जो भी उसे परेशान कर रहा था उसे किनारे रख देता है। वो मेरी तरफ मुड़ता है। आर्यन, तुम मुझसे नफरत करते हो और मेरे दोस्तों के पीछे पड़ते हो। क्या ये रिया के बारे में है? अगर तुम्हें लगता है कि मैंने उसे तुमसे छीन लिया है तो ठीक है, उसे वापस ले लो। कबीर, रिया तेज आवाज में कहती है, ऐसा मत कहो। मेरे मन में उसके लिए बिल्कुल कोई फीलिंग्स नहीं है। रिया कबीर को तसल्ली देने की कोशिश करती है। वो दोनों कितनी डिवोटेड हैं, एक दूसरे के लिए कितनी परफेक्ट है, और मैं यहां एक बेटर स्कीमिंग थर्ड व्हील की तरह खड़ा रह जाता हूं। मैं हंस पड़ता हूं। उसे अपने पास ही रखो रिया। मैं रीसाइक्लिंग नहीं करता। इससे पहले कि रिया जवाब दे पाती, मैं आगे कहता हूं, रही बात मेरे ब्राय को बुली करने की, तो पूरा स्कूल जानता है कि वो पहले मेरे पीछे पड़ी थी। मैं जो अभी कर रहा हूं वो लगभग जेनरस है। अगर वो दौड़ना नहीं चाहती तो वो जा सकती है। मैं उसे रोक नहीं रहा हूं। पहले मुझे अच्छा इंसान बनने की फिक्र होती थी, एक क्लीन इमेज रखने की, कभी किसी का बुरा ना चाहने की। बिल्कुल, मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? मैं अपना फोन निकालता हूं और हॉस्पिटल डायरेक्टर को कॉल करता हूं। मैं उसके केस के लिए बेस्ट डॉक्टर्स असाइन करवाता हूं और मेडिकल बिल्स का एक एक पैसा खुद कवर करता हूं। रिया और कबीर नेहा के बेहोश होने का इस्तेमाल मेरे खिलाफ करना चाहते थे। अब उनके पास कहने को कुछ नहीं है। कबीर कमरे में ही रुकता है और नेहा को होश में आते हुए देखता है। तुम ठीक हो? नेहा अपनी आंखें खोलती है। कबीर? वो धीरे से उसका कंधा थपथपाता है। अब कैसा लग रहा है? सब जगह दर्द हो रहा है। नेहा बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए कहती है, मैं दीवार के सहारे खड़ा हूं, कैजुअली योगर्ट का एक कार्टन पी रहा हूं। स्पेशलिस्ट ने अभी अभी तुम्हें चेक किया है। तुम पूरी तरह से ठीक हो, बस तुम्हारा स्टैमिना बहुत कम है। डॉक्टर्स ने ज्यादा एक्सरसाइज करने की सलाह दी है। कल स्कूल में बचे हुए 10 किलोमीटर पूरे करना मत भूलना। नेहा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अभी बेहोश हुई थी और वो अभी भी उन 10 किलोमीटर के बारे में सोच रहा है। क्या वो सच में ईविल है? क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? रिलैक्स, तुम मरोगी नहीं। मैं कहता हूं अगर तुम फिर से बेहोश हो गई तो पूरे हॉस्पिटल की स्पेशलिस्ट की टीम तुम्हारे लिए यहीं मौजूद होगी। नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। मैं अपनी एक भवो ऊपर उठाता हूं। मेरी आवाज पूरी तरह से शांत है। क्या बात है, पीछे हटने की सोच रही हो? तुम चाहो तो अभी भी स्कूल छोड़ सकते हो। बस बहुत हुआ। मैंने सुना है तुम्हारे पेरेंट्स दोनों मेहता इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। मैं कहता हूं। नेहा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे उसकी फैमिली